नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जैसा कि प्यारे साथियों आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं सीटेट एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सीटेट एचटेट में प्यारे साथियों वो हम कर रहे हैं। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 4 नंबर। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए हैं, यानी अब तक हमने सीडीपी के 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज फिर हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। और हमारी साइंस की भी प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास चल रही है जिसकी 3 क्लास हमने कर ली है। साइंस के भी 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, सीडीपी के भी प्यारे साथियों हमने 90 क्वेश्चन कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नई क्लास जो है सीडीपी 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्यारे साथियों, अगर आप इसी प्रकार की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, हम जितने भी प्रश्न करेंगे ना वो करेंगे ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। क्या करेंगे? ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो स्क्रीन पर आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर। तो किस प्रकार, देखिए यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस के, सोशल स्टडी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सीडीपी का, भाग फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो ध्यान से पढ़िएगा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। कौन भूल गई? नूर भूल चुकी है विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना, तथा यह कहते हुए तानिया, किससे? तानिया से कहती है कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा। क्या कहती है नूर? तानिया से कहती है कि तुम अपना मुझसे ये बॉक्स है ना, लंच बॉक्स, इसका साझा करो। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था। नूर क्या कह रही है तानिया को? क्योंकि कल मैंने आपको लंच करवाया था इसलिए आप मुझे करवाइए। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत देख लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन रेगिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को रेगिस्तान अवस्था पर दर्शाता है, ये हमें बताना है। और प्यारे साथियों, मैंने आपको जो सिलेबस बताया ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, हिंदी में आपको सिलेबस बताया गया है। और प्यारे साथियों देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बहुबुद्धि सिद्धांत, इनमें से क्वेश्चन हर बार आएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक में से। तो इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए नूर का कथन क्या कानून एवं व्यवस्था से संबंधित था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। आज्ञा पालन से नहीं था। अच्छा होना नहीं था। आदान प्रदान और परंपरागत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर 4, आदान प्रदान एवं परंपरागत। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए निम्नलिखित, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य अवधारणा, यानी जो समाज में व्याप्त लिंगों के प्रति जो चल रही है ना, धारणाएं चल रही है। और जन यानी जन मतलब लोगों, जन यहाँ पे क्या है? जन है लोग, लोगों की सामान्य अवधारणाओं को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों?
जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियां करती है, तो यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है? बिल्कुल भी नहीं बनाता है प्यारे साथियों, लेकिन यह कम जरूर करता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जी हाँ प्यारे साथियों, जो रूढ़ियां चली आ रही है प्राचीन समय से कि महिलाएं घर का कार्य करेगी और पुरुष साहसिक गतिविधियां करेगा, उनको ये समाप्त करने का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 फिर आ गया। देखिए मैंने आपको कहा है ना, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे और प्यारे साथियों बहुबुद्धि सिद्धांत। अपन अभी तक 90 क्वेश्चन किए हैं ना, तो लगभग प्यारे साथियों आपको उनमें 15 क्वेश्चन किसके देखने को मिले? इन सिद्धांतों के देखने को मिले हैं। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए अगर आपको ये सिद्धांत अच्छी तरीके से याद है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्यारे साथियों पांड या ढांचा। क्या कहते हैं? पांड या ढांचा कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे साथियों, जीन पियाजे का सिद्धांत भी पूछ लिया इस पेपर में भी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? परिकल्पित निगनात्मक तर्क आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सिद्धांत दे रखे हैं और हमें क्वेश्चन यहां पर इस प्रकार घुमाया है। पहले हमें क्या बताना था? हमें बताना था जीन पियाजे दे दिया, उसकी अवस्था पूछ रखी थी। इसमें देखिए किसके अनुसार रेगिस्तान दे दिया ना, किसके अनुसार? बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखिए किसके अनुसार? बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये है प्यारे साथियों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। पहला क्वेश्चन किसका था? कोहलबर्ग का। फिर किसका आया? जीन पियाजे का। अब आ गया लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अब बहुबुद्धि का भी देखने को मिलेगा, देख लेना आगे आपको जरूर देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। और आने वाला 2024 में जो पेपर है ना सीटेट का, और 2023 में ही दिसंबर में 2-3 दिसंबर को अस्टेट का पेपर है, उसमें भी आपको देखने को इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। जीन पियाजे का दूसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे का दूसरा क्वेश्चन, और क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को, देखिए कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? और किसके अनुसार? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अर्थ निकालते हुए 6 से 8 के शिक्षक को, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए तार्किक बहस के प्रयोग को अतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। देखिए मैंने कहा था ना बहुबुद्धि का भी आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है सीटेट का पेपर तो बिल्कुल भी सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। जो टॉपिक दे रखा है ना, जो सिद्धांत दे रखे हैं ना, उन्हीं सिद्धांतों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ गया हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत,
और क्वेश्चन क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, किस प्रकार के तार्किक बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले की। तो देखिए क्या हो सकती है इसकी विशेषता। देखिए ध्वनि ताल शब्दों, ये तो बिल्कुल दृश्य है, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से नहीं प्यारे साथियों, संगीत में ये भी नहीं होगा। ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी साफ दिखाई दे जाएगा आपको, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए क्वेश्चन आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शन छोटे, और जिसमें क्वेश्चन छोटा उसमें ऑप्शन बड़े। ये है C-टेट का पेपर प्यारे साथियों। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों सामाजिकरण। क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। किसे कहते हैं सामाजिकरण, तो प्यारे साथियों उसे कहते हैं जो बच्चों की आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करे और उन्हें समाज के प्रति क्या बनाए, जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाए प्यारे साथियों। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्या है क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास के संदर्भ में, किसके, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता। इसमें भी प्यारे साथियों आनुवंशिकता और पर्यावरण, प्यारे साथियों मैंने जो सिलेबस बताया ना वो एक बार देख लीजिए जाके, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए जीन पियाजे एक क्वेश्चन, लेवाइगोत्स्की एक क्वेश्चन, कोहलबर्ग एक क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत एक क्वेश्चन प्यारे साथियों, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। और एक आपकी बुद्धि पर आधारित पूछा जाएगा कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनमें से ज्यादा भी आ सकते हैं, मात्र 3 या 4 टॉपिक में से आपको लगभग प्यारे साथियों 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 में से 10 क्वेश्चन, यानी अगर आपने बाल विकास वाली यूनिट भी ढंग से पढ़ ली ना तो प्यारे साथियों आपके 10 क्वेश्चन है, और ये सिद्धांत पढ़ लिए तो 10 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे 30 में से, मात्र 2 ये इतने टॉपिक पढ़ने पर। तो इस टॉपिक की, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब, और क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे साथियों देखिए इसका सही आंसर हमें पूछा है क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आपकी साफ दिखाई दे जाएगा। और देखिए ऑप्शन में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता, गलत है, क्योंकि आपको पता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है प्यारे साथियों। मानव के विकास पर कह दीजिए, बच्चे के, मनुष्य के विकास पर कह दीजिए, दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसमें एक दे रखा है, यहाँ पर एक व्यक्ति विकास, यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है सही, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो सतत और समग्र मूल्यांकन में दोनों शामिल होते हैं। कौन कौन से, संरचनात्मक और संकलनात्मक, क्या, संरचनात्मक और संकलनात्मक प्यारे साथियों आकलन दोनों प्रयोग किए जाते हैं। देखिए विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा क्वेश्चन, ऑप्शन भी आपको दिखाई दे गए होंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा प्यारे साथियों, और ये रहा क्वेश्चन। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग उसके
सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। कोई बालक है, उसे बताया जाता है कि प्यारे साथियों आपके वर्ग के जो है ना व्यक्ति वो निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? उस बच्चे के प्रति प्यारे साथियों शिक्षक को ऐसी कौन सी पहल करनी चाहिए कि इस रूढ़िवादी परंपरा को कम किया जा सके? तो उसे क्या करना होगा? क्या इसे अनदेखा करना होगा? नहीं करना होगा। क्या देखिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करवानी चाहिए? नहीं करवानी चाहिए। विद्यार्थी से पढ़ाई छुड़ाकर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहिए। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है? विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और क्या है? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। फिर देखिए आगे तो हमें देखना ही नहीं, यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर लक्षण दिए हुए हैं विद्यार्थी के। कौन कौन से लक्षण हैं? लक्षण है प्यारे साथियों, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किस प्रकार का विद्यार्थी है? क्या ये सौलीन विद्यार्थी है? नहीं। क्या ये सृजनात्मक विद्यार्थी है? नहीं। क्या ये प्यारे साथियों अधिगम अशक्तता वाला विद्यार्थी है? जी हाँ, इसे अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की श्रेणी में रखा जाएगा प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना। रटने पर बल देना? नहीं। निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका? नहीं। अत्यधिक लिखित गृह कार्य नहीं देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी, फिर प्यारे साथियों यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी का नाम आ गया ना, तो यही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? तो देखिए प्यारे साथियों किस प्रकार वो प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम। अपसारी चिंतन पर बल देकर नहीं कर सकती। अभिसारी चिंतन को अतोत्साहित नहीं करके प्यारे साथियों उत्साहित करके भी हो सकता था। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा लेता है? तो वो लेता है ऑप्शन नंबर 4। और क्या है ऑप्शन नंबर 4? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेप एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान न देना। ये तो नेगेटिव आ गया ना, इसमें तो एक गलत हो गया। तो इसका सही आंसर आएगा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर 4 साधन साध्य विश्लेषण। समस्या को
अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रभावशाली प्रणाली नहीं है, ये हमें बताना है प्यारे साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो प्रणाली है। फिर देखिए प्रयोग, क्या है? प्रयोग एवं प्रक्षेपण, ये भी है प्यारे साथियों। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी है। और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये नहीं है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? तो किस प्रकार का बर्ताव करेगा? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, नहीं प्यारे साथियों, बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता, ये तो गलत है। फिर देखिए, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर नहीं, उनसे बात करके और उनकी अरुचि कारण जानने की कोशिश करना, ये इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए? ये प्यारे साथियों इसका सही आंसर है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए प्यारे साथियों? तो शिक्षक को करना चाहिए संवाद के द्वारा। किसके द्वारा? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञान एवं संवेग के बीच निम्न में से किस प्रकार संबंध होता है? संज्ञान एवं संवेग के बीच हमें बताना है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्विदिशीय। किस प्रकार का होता है? द्विदिशीय होता है, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते विद्यार्थियों में अभिरुचि करती है, विद्यार्थियों को सांवेगिक स्वास्थ्य करता है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां करती है, विद्यार्थियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी करती है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो जी हाँ प्यारे साथियों, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से कौन सा आएगा? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग या का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इस स्थिति में संभावना उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर 1 वाली। क्या है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय प्यारे साथियों, क्या यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम समान है? नहीं, ये अभिप्राय तो नहीं है इसका। समकालिक सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। जी हाँ प्यारे साथियों, यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य
बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कौन सी अवस्था में? मध्य बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? मध्य बाल्यावस्था में। लास्ट क्वेश्चन, सीडीपी का परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीय एजेंसियां। तो ये है प्यारे साथियों, सभी को पता है प्राथमिक एजेंसियां हैं। किस प्रकार की एजेंसियां हैं? प्राथमिक एजेंसियां। कौन कौन? पास पड़ोस, परिवार, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्लास किस प्रकार लगी। अच्छी लगी तो बताना, गलत लगी तो भी बताना, क्या कमी रही है ये भी आपको बताना है। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।